6 दिन की मुसलसल भाग दौड़ और खुराक की कामयाबी ने इसकी सेहत पर कोई ख़ास असर तो नहीं किया था, लेकिन अफसरान आला ने इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया था, जिसके बाद इसे 2 दिन मुसलसल आराम की हिदायत की गई थी। जमशेद के लिए एक एक लम्हा कीमती था। इसने इन 2 दिनों के दरमियान इत्मीनान से अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी और सरहद अबूर करने से वापसी तक के तमाम वाक़यात और आखिर में खानम और साई लोग से मुतल्लिक अपनी सिफारिशात लिखी थी। तीसरे दिन जब इसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जाया गया तो आला अफसरान का एक बोर्ड मेजर जनरल की सरबराही में इसका इंटरव्यू ले रहा था। इसके सामने मेज़ पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के 6 आला दिमाग बैठे थे। इन सब के सामने इसकी फ़ाइल करदा रिपोर्ट की कापियाँ धरी थीं, जिनका उन्होंने बगौर मुतालिया करने के बाद मुख्तलिफ जगह निशानात लगाए थे। इसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला मुसलसल 6 घंटे चलता रहा। इस दरमियान मुतअद्दिद मरतबा चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व किए गए। 6 घंटे बाद इसे 2 घंटे आराम की मोहलत दी गई, लेकिन इन अफसरान का बाहम सलाह मशवरा जारी रहा। 2 घंटे के बाद जब दोबारा बोर्ड के सामने पेश किया गया तो मेजर जनरल इससे मुखातिब थे। गो अहेड बॉय। उन्होंने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसे खसूसी इख्तियारात के साथ ISI में डिपोर्ट करने के बाद इस बड़े शहर में भेज दिया गया था, जहां इसने CI काउंटर इंटेलिजेंस ड्यूटी करनी थी। मुकामी डेट कमांडर को इससे मुतल्लिक खसूसी ब्रीफिंग के लिए पहले ही से हेडक्वार्टर बुला लिया गया था, जहां इसकी मुलाकात बतौर ख़ास कैप्टन जमशेद से करवाने के बाद दोनों को ब्रिगेडियर साहब ने फिर अलग से ब्रीफिंग दी थी। अगले रोज़ सुबह की फ़्लाइट से वो कराची जा रहा था, जहां नए चैलेंज इसके मुंतज़िर थे। इसे यहाँ इस उम्मीद से भेजा गया था कि वो दुश्मन के मुकम्मल सेंट का सुराग लगाकर इसको जड़ों से उखाड़ फेंके, क्योंकि सिर्फ टहनियाँ काटने से वो इस मजबूत दरख्त का, जिसकी जड़ें अब ज़मीन के अंदर गहरी होती जा रही थीं, कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा यहाँ रॉक एजेंट पकड़े गए थे, लेकिन हर दफ़ा ऐसा ही हुआ जैसे इस देव का सर कलम करने के बाद इससे निकलने वाले खून के हर कतरे से एक देव ने जन्म लिया था। कराची कैप्टन जमशेद के लिए नया शहर नहीं था। इसने अपने कॉलेज का ज़माना यहीं गुजारा था। जब इसके मरहूम वालिद की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, इसे यहाँ की सड़कें अजबर थी, यहाँ माहौल से वो शनासा था। इसके लिए तो यहाँ की सूरत हाल हैरत अंगेज़ इसलिए थी कि इस शहर निगारा के पुरअमन शहरियों से इसने कभी ऐसी तवक्कुआत ही नहीं रखी थी जिनका मुजाहरा इनकी तरफ से हो रहा था। ये बेचारे तो सीधे साधे पुरअमन लोग थे। जाने किसने चुपके से यहाँ की फ़िज़ा को काले इल्म से मसमूम करके इनके हाथों में क्लाशनकोफ और दिमागों में नफ़रत भर दी थी। वो इन हालात पर बहुत कुड़ता था। इसका जी चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि भले इसकी जान ही जाए, लेकिन इस शहर का अमन वापस लौट आए। मुकामी स्टाफ से इसका तारुफ करवा दिया गया, जिसमें इस शहर के रहने वाले सिविलियन ऑफिसर भी शामिल थे। कैप्टन जमशेद ने पहली ही मुलाकात में अंदाज़ा कर लिया कि वो अफसर भी इसकी तरह कुछ न कुछ कर दिखाना चाहते हैं। जमशेद ने इस दौरान मुसलसल माज़ी करीब में तावान के लिए अगवा और कत्ल होने वाले ताजरों से मुतल्लिक मुख्तलिफ एजेंसियों की तहकीकाती रिपोर्ट्स का मुतालिया किया, और इनमें एक ही मुश्तरका बात इसे नज़र आई कि वो सब के सब औरतों के हवाले थे। इसके लिए सबसे दिलचस्प केस सेठ हांडीवाला था, जिसके दफ्तर में इनकी एजेंसी के काम करने वाले एक सोर्स ने बताया था कि परवीन नामी मशहूर टीवी स्टार सोशल वर्कर खानम के साथ इससे आखिरी मरतबा मुलाकात करने आई थी। जिस दिन सेठ हांडीवाला शहर से गायब हुआ, इससे पहले इस सोर्स ने आखिरी मरतबा इन्हें इकट्ठे देखा था। सेठ के ड्राइवर की लाश इसकी मौत के 2 दिन बाद हाईवे के नज़दीक से मिली थी, जिसकी जीप में मौजूद रुका बताता था कि इसे हुक्मदार डाकू ने कत्ल किया है। जिसके बाद ये राय कायम की गई कि सेठ हांडीवाला को शायद हुक्मदार के गिरोह ने ही अगवा किया हो और फिर कत्ल किया हो। एक दूसरी एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट ये बताती थी कि हुक्मदार ने कभी शहर में वारदात नहीं की, ना ही वो तावान के लिए किसी को अगवा कर सकता है। एक दूसरी एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट ये बताती थी कि हुक्मदार ने कभी शहर में वारदात नहीं की, ना ही तावान के लिए किसी को अगवा कर सकता है। इसकी जंग तो मुकामी वडेरों से है। इस रिपोर्ट में शक जाहिर किया गया कि वडेरा सजल का करीबी रिश्तेदार होने की वजह से वडेरा सोलंगी शायद मुख्तलिफ वारदातों, जिसमें हुक्मदार का नाम ही लिखवा देता है, और इस इलाके में होने वाली अक्सर लूट मार की वारदातों का जिम्मेदार हुक्मदार ही को ठहराया जाता है और इसके जराइम में इजाफा करवाता रहता है। ये बात तो रिकॉर्ड पर थी कि हुक्मदार और वडेरा सोलंगी की आपस में दुश्मनी है, और हुक्मदार इस पर 2 मरतबा कातिलाना हमला भी कर चुका है। कैप्टन जमशेद को अब कुछ समझ आने लगी थी। इसके सामने परवीन खानम, वडेरा सोलंगी और हुक्मदार के नाम नुमायां हो रहे थे।
इसे तकोन के 3 जाविये दिए गए थे और अब चौकोर मुकम्मल करने के लिए साईं लोग की असलियत दरकार थी। अगले रोज़ इसने अपने एक इंस्पेक्टर को साईं लोग के ख़ानदानी पस मंज़र समेत मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इसकी तरफ रवाना कर दिया, जबकि दूसरे को खानम की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके अगले 48 घंटों में पेश करने का हुक्म दिया। मुकामी टीवी स्टेशन का PR और सुबहानी इसका क्लास फेलो और कॉलेज के ज़माने का बेहतरीन दोस्त था। दोनों कभी कभी फ़ोन पर एक दूसरे के हाल अहवाल दरियाफ्त कर लिया करते थे। उस रोज़ जब इसने फ़ोन पर सुबहानी को बताया कि इसकी पोस्टिंग कराची हो गई है तो सुबहानी की बातें खिल गई थी। शुक्र है यार, हम भी किसी पर रोक डालने के काबिल हुए, इसने फ़ोन पर ही हंसते हुए कहा। शाम को दोनों ने एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। इस होटल से इनकी कॉलेज के ज़माने की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। दोनों इकट्ठे ही होटल पहुँचे थे। जमशेद जानबूझकर यहाँ टैक्सी के ज़रिए आया था। सुबहानी ने बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। दोनों कुछ देर तक कॉलेज के ज़माने की यादें दोहराते रहे। फिर अचानक ही जमशेद ने बरसर मतलब इससे पूछ लिया, ये परवीन क्या चीज़ है यार, बड़े ड्रामों में आ रही है, क्या बात है प्यारे, क्या चक्कर है? सुबहानी ने इसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए पूछा। जमशेद ने इसे असल बात तो नहीं बताई, अलबत्ता इससे परवीन के मुतल्लिक तमाम मुमकिन मालूमात ज़रूर हासिल कर लीं, जिसमें अहम तरीन नुक्ता ये था कि परवीन को मौजूदा मुकाम तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ खानम का है। जमशेद का माथा ठनका। पिछले साल इसकी एक टीवी सीरियल तूफ़ान बड़ी कामयाब रही थी। जमशेद ने अगली बात कही, हाँ यार, तब मैंने नया चार्ज लिया था। साली है बहुत नखरे वाली। इन दिनों इसकी तरफ से अजीब फड्डा पड़ गया था। आखिरी 2-3 शूटिंगों का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, बल्कि एक हफ्ता तो ड्रामा ऑन एयर न हो सका। सुबहानी ने कुछ याद करते हुए कहा। हाँ, जमशेद को अब कुछ समझ आ गया था। क्या हुआ था? अरे होना क्या था, सुना था साली अपने किसी यार के साथ गुलछड़े उड़ाने में मसरूफ़ थी और यहाँ सारा शूटिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था। 2 शूटिंगें कैंसिल हो गईं। खानम की तरफ से इसकी बीमारी का बहाना बनाया गया, हालांकि बीमार वगैरह कुछ नहीं थी। सुबहानी ने बददिली से कहा, तुम्हारे यहाँ शूटिंग्स वगैरह का कुछ रिकॉर्ड तो होता होगा? जमशेद ने अगला सवाल किया। हाँ, दिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन खैरियत तो है ना? सुबहानी अब कुछ संजीदा हो रहा था। खैरियत ही है यार, दरअसल एक इंक्वायरी आई है जिसके लिए मैं ख़ार हो रहा हूँ, सोचा तुम्हारी ही मदद ले लूँ। चलो लानत डालो, इस मौजू पर बातें होती रहेंगी। तुम कल मुझे वो रजिस्टर वगैरह दिखा देना। कुछ तारीखें गुडमुड हो रही थी और तुम इन फौजी अफसरों को जानते हो, हर शय इन्हें डिसिप्लिन में चाहिए। हर वाक़े की तारीख़, मुकाम, वक़्त, सारा क्या मुसीबत है। अच्छा सुनाओ, कभी खान भी मिलता है या साला अकेले ही गुलछड़े उड़ाता है? इसने अपने एक और साथी की तरफ बातों का रुख मोड़ दिया। सुबहानी ने इसके साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त खान को 2-3 गालियां दी और इसकी बेवफाई का रोना शुरू कर दिया। कैप्टन जमशेद ने कुछ वक्त इसके साथ गुजारा, फिर अगले रोज़ इससे टीवी स्टेशन पर मुलाकात का वादा करके चला गया। अगले रोज़ जब इसने पुराने रिकॉर्ड से तूफ़ान सीरियल के रजिस्टर निकाल कर चेक किए तो इसे इल्म हुआ कि सेठ हांडीवाला के कत्ल के बाद से उस रोज़ तक परवीन ने शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर ने अपने रिमार्क्स में इसे सख्त सुस्त कहा था और हेडक्वार्टर से इसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की दरख्वास्त भी की थी। परवीन की तरफ से कराची के एक बड़े अस्पताल का सर्टिफिकेट दाखिल करवाया गया था, जहां वो 8 रोज़ बीमारी की वजह से दाखिल रही, जिस पर स्टेशन डायरेक्टर ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने इसके दाखिले की तारीखें नोट की और इस अस्पताल का रुख किया। अपना तारुफ करवाने के बाद इसने प्राइवेट रूम्स में दाखिल रहने वालों का इन दिनों का रिकॉर्ड तलब किया और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के इल्म में लाए बगैर इधर उधर की बातें करके अपनी मतलब की बात निकाल ली। ये रजिस्टर बता रहा था कि इन दिनों में किसी वार्ड या कमरे में परवीन नाम की कोई लड़की दाखिल नहीं रही, जिससे साफ समझ आता था कि सर्टिफिकेट जाली था और ऐसे जाली सर्टिफिकेट बनाना इस माशरे में कोई मुश्किल बात नहीं थी। खानम ने भी खानापुरी के लिए ऐसा कर दिया था। खानम के पेश करदा सर्टिफिकेट पर किसी को एतराज़ करने की जुर्रत कहाँ हुई होगी। जमशेद ने अमले का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गया। अब वो बिल्कुल क्लियर था, इसे यकीन था कि सेठ हांडीवाला के अगवा और कत्ल के जुर्म में परवीन या तो शामिल थी या इसे कोई मालूमात ज़रूर हासिल है। अपनी रिपोर्ट और मुमकिन इक़दामात से मुतल्लिक इसने तफसीलन आला हुकाम को आगाह कर दिया। वो जो कुछ करने जा रहा था इसके लिए ओसी साहब ने हेडक्वार्टर की इजाज़त मांगी, जो इन्हें मिल गई थी। ऑल राइट जेंटलमैन, डू इट नाउ, उन्होंने जमशेद की कमर पर थपकी देते हुए कहा।
गुज़श्ता 5 रोज़ से वो बहुत सख्त आसाबी जंग लड़ रहा था जिसने इसे थका दिया था। अब किसी एक नतीजे पर पहुंचने के बाद वो खुद को कदरे सहूलत में महसूस कर रहा था। इसने अपने कमरे में पहुंचकर गरम गरम कॉफ़ी मंगवाई और कुछ सोचते हुए परवीन का वो खसूसी टेलीफोन नंबर घुमाया जो इसे सुबहानी ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी भारी भरकम मर्दाना आवाज़ ने हेलो कहा। जी मुझे मैडम परवीन से मिलना है, इसने अंग्रेज़ी में कहा। दूसरी तरफ से मिली जुली ज़ुबान में इसका तारुफ दरियाफ्त किया गया। जमशेद ने अपना तारुफ एक अमेरिकन नेशनल प्रमोटर की हैसियत से करवाया, अपनी एक जाली कंपनी का नाम लिया और बताया कि वो यूरोप और अमेरिका में 3 प्रोग्रामों के लिए मैडम परवीन से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से इसे बताया गया कि वो शहर में नहीं है, लेकिन मुझे तो परसों की फ़्लाइट से वापस जाना है। अगर इन क़यामत का कुछ इल्म हो तो मैं 1-2 दिन रुक भी सकता हूँ, इसने पत्ता फेंका। 1 मिनट, दूसरी तरफ से कहकर बात करने वाले ने फ़ोन किसी औरत को दे दिया जिसने इससे अंग्रेज़ी में बात की थी। पढ़ी लिखी औरत मालूम होती थी। जमशेद ने जल्द ही इसे शीशे में उतार लिया। मैडम की वापसी कल रात की फ़्लाइट नंबर PK 410 से है, आप इन्हें परसों सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। जमशेद ने बड़ी गर्मजोशी से इसका शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। इसने फ़ोन पर ही आधी जंग जीत ली थी। फ़्लाइट नंबर PK 410 के इस्तकबाल के लिए वो खुद एयरपोर्ट पर मौजूद था। इसकी एजेंसी ने पैसेंजर लिस्ट चेक कर ली थी जिसमें परवीन शेरवानी का नाम भी शामिल था। कस्टम ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर को पहले से ब्रीफ कर दिया गया। परवीन फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रही थी। इसका सामान और वो खुद बाकी मुसाफिरों से पहले ही लाउंज में आ गए थे। लाउंज में मौजूद एजेंसी के आदमी ने इस कुली को पहले काबू कर लिया था जिसे परवीन ने अपने बैगेज सामान उठाने के लिए दिए थे। उसे उसकी खसूसी अहमियत की पेश नज़र हस्बे मामूल बैगेज सुकर हॉल के कोने में मौजूद एयरलाइन के दफ्तर में बिठा दिया गया था, जहां उसके ना करने के बावजूद एक मुअद्दब इंस्पेक्टर ने इसे मशरूब पेश कर दिए थे। मैडम कभी कभी तो आपकी खिदमत का मौका मिलता है, इंस्पेक्टर ने बड़े मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। परवीन को वहां बैठे 15-20 मिनट होने को आए थे, लेकिन अभी तक उसका सामान नहीं पहुंचा था, जिस पर इसने कुछ तरद्दुद किया था। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन ही घंटी बजाकर दरवाजे पर खड़े गार्ड को अंदर बुलाया। मैडम का बैगेज अभी तक नहीं आया, इसने सख्ती से कहा। सर बेल्ट ज़रा ख़राब हो गई थी, अब चल पड़ी है, आई एम सॉरी, मैं खुद देखता हूँ, इसने जवाब देते हुए कहा। भाई जल्दी से जाओ, ट्रॉली से उठा लाओ, इंस्पेक्टर ने इसकी तरफ देख कर आँख दबाई। राइट सर, ये कहकर वो बाहर चला गया। कुली एजेंसी के आदमी को पहचानता था और ये भी जानता था कि इन लोगों से तारुफ ना करने का नतीजा क्या निकलता है। इसे तो इस बहाने हवालदार साहब से दोस्ती का मौका मिल रहा था, इसलिए इनके हुक्म पर वो एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। सामान इसने ट्रॉली पर रख दिया था जब एजेंसी के आदमी ने एक बैग के मामूली से सुराख के रास्ते इसमें एक थैली दाखिल कर दी। ठीक है, सामान ले जाओ, इसने कुली से कहा। कुली सामान लेकर गार्ड की मौसियत में इस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें परवीन बैठी थी। इन दोनों के ताक़ुब में ही एक कोने में मौजूद कैप्टन जमशेद और इसके दोनों जवान दाखिल हुए थे। तीनों को अचानक अंदर दाखिल होते देखकर इंस्पेक्टर ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक पहले हैरत और फिर गुस्से का मुजाहरा किया। जमशेद के साथ आने वाले जवानों में से एक ने कुली को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया था और इसके हाथ में 100 रुपए का नोट थमा दिया। अपनी ज़ुबान बंद रखना, कोई दूसरा ग्राहक तलाश कर लो। इसने कुली को बैगेज बेल्ट की तरफ वापस भेज दिया और ख़ुद अंदर चला गया, जहां कैप्टन साहब अपना तारुफ करवा रहे थे। मेरा नाम कैप्टन फ़ारूक है, इसने अपना कार्ड निकाल कर इंस्पेक्टर की आंखों के सामने लहराया। परवीन की नज़र इस पर नहीं पड़ सकी थी। यस सर, इंस्पेक्टर का हाथ फ़ौरन सैल्यूट के लिए उठ गया। मुझे इस बैगेज की तलाशी लेनी है, इसने दोनों की तरफ देखकर कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मुझे जानते हो, परवीन अचानक ही फट पड़ी। शट अप! जमशेद की बजाय इसके साथी ने इसे इस तरह डांटा कि वो दोबारा अपनी जगह इस तरह बैठ गई जिस तरह उठकर खड़ी हुई थी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, ये सिविलियन लोग नहीं, इसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर आप दोबारा इस तरह बोलेंगी तो शायद मैं आपको कुछ न कहूँ, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों लोगे तुम मेरी तलाशी? तुम्हें क्या इख्तियार है? परवीन ने दोबारा संभल कर कहा। मैडम प्लीज़, ये सीनियर लोग हैं, इन्हें कानूनी हक हासिल है, हमारी तलाशी भी ले सकते हैं। इस मर्तबा इंस्पेक्टर ने मुदाखलत की थी। इनके लॉक खोलिए, जमशेद ने इससे कहा। परवीन बड़े गुस्से से उठी और लॉक खोलने लगी। इसके पास कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं थी। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे कस्टम ड्यूटी वसूल कर लेते, लेकिन एक मर्तबा यहाँ से बाहर जाने के बाद वो खानम के ज़रिए इनकी वर्दियाँ उतरवा देते।
एक अटैची केस और 2 बैग खुल गए। कैप्टन जमशेद के इशारे पर इसके जवानों ने एक एक चीज़ निकाल कर बाहर रखनी शुरू कर दी और इस दौरान वो थैली भी निकाल कर बाहर रख दी। इसे खोलिए, इसमें क्या है? इसने परवीन से कहा। परवीन ने हैरत से थैली को देखा। इसने ऐसी कोई थैली अपने बैगेज में नहीं डाली थी। हैरानगी से इसने थैली खोली और इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें तो बहुत कीमती हीरे थे। परवीन के हाथ पांव फूल गए। इसे ये भी इल्म न हो सका कि वो असली हीरे नहीं, नकली हैं। ये मेरे नहीं हैं, मैंने नहीं डाले, इसने बमुश्किल कहा। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या इस जवाब को सही मानती? कैप्टन जमशेद ने बड़े एहतराम से कहा। यस मैडम, मुमकिन है आपके साथ कोई साजिश हो गई हो। आप तो, इंस्पेक्टर ने इसकी हिमायत में कुछ कहना चाहा। आपको हमारे साथ चलना होगा, कैप्टन जमशेद ने दोबारा कहा। लेकिन ये मेरे नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मुझे मामूली औरत न समझ लेना। ये साजिश है, साजिश है। परवीन गुस्से से अलम गलम बोलती चली जा रही थी। आप हमें ज़बरदस्ती पर मजबूर कर रही हैं। हम आपको अगवा करके नहीं ले जा रहे। अगर ये कोई साजिश है तब भी आपको हमारे साथ जाना होगा ताकि हम इस साजिश का पता लगाकर असली मुजरिम को पकड़ सकें। आपको तामुन करना होगा। इसने अपने जवानों को सामान पैक करने के बाद उठाने का हुक्म देकर परवीन की तरफ देखा। परवीन ने यह अंदाज़ा तो कर ही लिया था कि ये फ़ौजी लोग हैं और गलत या सही इसके सामान से स्मगल शुदा हीरे बरामद हुए हैं। इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इसका क्या बिगाड़ सकते थे? ये तो इल्ज़ाम ही गलत था। अगर वो वाकई हीरे लेकर आ रही थी तो भी खानम और साईं लोग की मौजूदगी में कोई इसका बाल बेका नहीं कर सकता था। इसने फिलवक़्त यहाँ से इनके साथ जाना ही मुनासिब समझा था। ठीक है, मैं अपने वकील को इतला कर दूँ। आप लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे? इसने कैप्टन जमशेद की तरफ देखकर कहा। जैसी आपकी मर्ज़ी, जमशेद ने लापरवाही से कंधे उचकाए। परवीन ने अपने हैंड बैग से अपना मोबाइल निकाला और खानम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था कि फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर है। मैडम, जब आप बेकसूर हैं तो क्यों घबराती हैं? मुझे बताओ, मैं खुद आपके वकील को इतला कर दूँ। मुझे इल्म है ये लोग आपको कहाँ ले जाएंगे। आप तो मुझे जानती हैं, मुझ पर एतबार कीजिए। मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत की है। इंस्पेक्टर ने इस मौके पर भी अपना रोल नहीं भुलाया था। ठीक है, मैं देख लूँगी, एक एक को देख लूँगी। अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न कराया तो कहना, इसने गुस्से से कांपते हुए कहा। आप लिख लीजिए कि हमने इनके सामान से हीरे बरामद किए हैं। जमशेद ने इंस्पेक्टर की तरफ मुँह करके आंख दबाई। यस सर, इंस्पेक्टर ने बेबसी से परवीन की तरफ देखकर कहा। इस दरमियान इन लोगों ने इतना वक्त गुजार दिया था कि मुसाफिर लाउंज खाली हो जाए और इसकी यहाँ से रवानगी का किसी को इल्म ही न हो सके।